देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने कहा था आपसे कि हम धन विधेयक स्टार्ट करेंगे, यानी कि मनी बिल। हमने विधेयक के प्रकार बता दिए थे आपको कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के विधेयक बताए थे। इसमें साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और वित्तीय, और एक धन विधेयक बताया था, और एक बताया था हमने संविधान संशोधन विधेयक। उनके आर्टिकल बता दिए थे किन किन में इनका जिक्र है। तो हमने कहा था पिछली क्लास में कि धन विधेयक शुरू होगा, तो आज धन विधेयक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा देखिए आप ध्यान से। देखिए भाई, मैंने ऊपर लिख दिया है ये धन विधेयक। अगर आपको इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो इसको मनी बिल बोलते हैं, मनी बिल। देखिए, आर्टिकल अगर इसके बारे में देखना हो तो 110 में इसकी चर्चा की गई है, इसकी परिभाषा दी गई है, और किस तरह से धन विधेयक कहलाएगा उसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भी धन विधेयक जो है कैसे हम पहचाने कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इस आर्टिकल 110 में ही इसके बारे में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा तो कैसे होगा, कैसे उसका पता लगेगा। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक जब हमने राज्यसभा की और लोकसभा के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि भी कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर करते हैं, और उनको ही इसका अधिकार दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किस आधार पर निर्णय करते हैं, तो देखिए कुछ विषय दिए गए हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि विधेयक का मतलब, विधेयक जो है एक राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो एक कानून बन जाता है, एक विधि बन जाती है। तो किसी भी एक मतलब संसद का काम है विधि बनाना, और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक विधि की, एक कानून की जरूरत होती है, वही संसद करती है। तो अब मान लीजिए हमको पैसे वैसे की जरूरत है, विकास कार्य में कोई भी पैसा लग रहा है, या धन का मतलब हमको रेगुलेट करना है किसी भी मनी को, भारत सरकार के पास भी धन होता है, उसको रेगुलेट करना है या फिर उसका नियमन करना है, तो उसको मतलब एक रूल के तहत, एक कानून के तहत हमको करना होता है। तो उसी के अनुसार जो है ये विधेयक हैं। देखिए, धन विधेयक, कोई विधेयक, अच्छा धन का नाम आप समझ गए होंगे, मनी से इसका रिलेशन है, मनी वर्ड यूज हो रहा है इसमें। बिल हम आपको बता ही चुके हैं बिल का मतलब क्या है। अगर मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जो है उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि बिल क्या है। देखिए, 110 में बताया गया है कि कुछ विषय दिए गए हैं कि भी अगर ये विषय होंगे तो वो बिल जो है मनी बिल कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। देखिए, पहला उसमें हो सकता है कि किसी टैक्स, यानी कि किसी टैक्स को या तो बढ़ाया जाए, अगर किसी टैक्स को बढ़ाया जा रहा है किसी विधि के तहत तो वो जो है एक तरह से धन विधेयक कहलाएगा। या टैक्स को कम किया जाए, यानी कि टैक्स में परिवर्तन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है ज़्यादा, या फिर किसी टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 3 चीज़ आप समझिए। अगर किसी टैक्स को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे मतलब इनकम टैक्स हो गया हमारा, और किसी टैक्स को हम घटा रहे हैं, या फिर किसी टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसे विषय जो है मतलब धन विधेयक में शामिल होंगे। देखिए, दूसरा विषय हमारा हो सकता है कि एक तरह से दूसरा विषय हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भी अगर कोई भी देश जो है अन्य देशों से धन मतलब एक तरह से मनी, पैसा जो है कर्ज पर लेता है, ऋण लेता है, तो ऐसे ही हमारा देश भी ले सकता है, कोई सा भी देश ले सकता है भाई। बहुत सारे गरीब देश है, सभी देश अमीर नहीं है। तो देखिए, हमारा देश भी कर्ज लेता है। अगर देश को कर्ज लेना है, ठीक है नहीं, किसी देश से, यानी कि या ऋण लेना है, एक ही बात है ऋण या कर्ज, तो भारत सरकार जो कर्ज लेगी तो उससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा, उससे संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा, तो वो जो है धन विधेयक में आएगा। तो यानी कि धन विधेयक का एक विषय ये भी है, यानी कि अगर किसी टैक्स को बढ़ाना है, किसी को घटाना है, या फिर उस टैक्स को ख़त्म करना है, तो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार कर्ज लेती है, वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और एक हो सकता है आपका तीसरा पॉइंट कि अगर भारत की संचित निधि, देखिए संचित निधि 3 प्रकार की निधि होती है। निधि का मतलब फंड, एक तरह से आपका जैसे हमारे पास पॉकेट मनी हमारे पास होती है, यानी कि हम, संचित निधि का मतलब भारत सरकार का जितना भी पैसा होता है वो संचित निधि में होता है। और इसी तरह से एक निधि होती है आकस्मिक निधि। 3 निधि होती हैं वैसे ये, कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं इसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। तो ये निधि होती है। अगर इन निधि से पैसा निकालना हो, धन निकालना हो, ठीक है, तो या फिर धन जो है इसमें को मतलब इसमें धन डालना हो, इसमें धन लेके आना हो, तो वो विषय भी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। आकस्मिक निधि का मतलब होता है
कि आकस्मिक निधि इमरजेंसी के लिए बनाई जाती है। सपोज कीजिए बाढ़ आ गई कहीं पर, तो बाढ़ के लिए पैसा खर्च करना है या फिर उसके लिए कोई फंड एडवांस में सरकार रखती है, रिजर्व, जो रिजर्व पैसा होता है, तो सरकार रखती है कि भी मान लीजिए देश में भूकंप आ गया, क्षति होगी, बाढ़ से क्षति हो गई, या अचानक जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोरोना महामारी आ गई थी, तो इस तरह से कोई भी आकस्मिक आपदा या फिर दैवीय आपदा आ सकती है, तो उसके लिए इमरजेंसी में मतलब रिजर्व में कुछ पैसा रखा जाता है ताकि जो है खर्च कर सके। तो उसके लिए जो है वो वाला विषय जो आएगा वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि के में जो भारत सरकार का सारा पैसा होता है, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी होते हैं उनके जितने भी वेतन भत्ते, उनकी तनख्वाह जो है इसी निधि के तहत दी जाती है। तो ये कुछ विषय हैं जो धन विधेयक को निर्धारित करते हैं, और भी विषय हो सकते हैं। तो अगर किसी विधेयक के अंतर्गत टैक्स वाला सिस्टम, कर्ज वाला, या फिर संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये सब चीज़ें आ रही हैं, देखिए ये सारे विषय अगर किसी विधेयक के अंतर्गत आते हैं तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। ये आप समझिए, ये इसका मतलब है। देखिए मान लीजिए कोई विधेयक किन आधारों पर धन विधेयक नहीं कहलाएगा, तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसमें आप समझिए। अगर जुर्माना लगाया जाता है, आप समझते जुर्माना लगाया सकता है, जैसे मान लीजिए चालान का पैसा है, चालान कट गया, आपको फाइन लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया, तो वो जो जुर्माना है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि वो भी पैसा सरकार के पास जा रहा है, किसी न किसी निधि में जा रहा है। तो वो जो मतलब जो विषय है, ये जुर्माने वाला विषय है, ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। एक पॉइंट और है लाइसेंस का पैसा, कि भी आप जानते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ लाइसेंस जारी होते हैं, तो अगर लाइसेंस वाला पैसा भी है तो वो भी धन विधेयक वाला विषय नहीं है कि इस आधार पर कोई विधेयक धन विधेयक जो है नहीं होगा। और एक होता है स्थानीय टैक्स, यानी कि स्थानीय कर। अगर कोई स्थानीय कर है यानी कि स्थानीय टैक्स है, तो स्थानीय टैक्स के जैसे मान लीजिए बाज़ारों के टैक्स लिए जाते हैं, मेलों के टैक्स लिए जाते हैं स्थानीय स्तर पर, तो वो पैसा भी जो है यानी कि धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इन आधारों पर कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। इन आधारों पर कोई इनमें से एक विषय मिल रहा है या फिर सारे विषय मिल रहे हैं, तो वो विधेयक जो है धन विधेयक होगा, ये ध्यान रखिए। तो इन आधारों पर हम देखते हैं, जैसे ही लोकसभा को अधिकार है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको देख सकता है कि भी इनमें से अगर कोई सा विषय मिल रहा है या और भी विषय हो सकते हैं, तो वो विधेयक जो है धन विधेयक है। और अगर इन आधारों पर ही वो तय नहीं करेगा कि भी ये धन विधेयक है या नहीं, तो आप इसको देख लीजिए। वीडियो पॉज करके देख लिया करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी एक अच्छा विकल्प है, उस पर काम कर सकते हो। देखिए अब हम जानते हैं कि हर प्रकार के विधेयक के लिए अलग अलग प्रावधान है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, तो इनके अलग अलग अधिकार हैं। तो हम देखेंगे कि इस जो विधेयक के संबंध में, इनके धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है क्या। देखिए इसके विशेष प्रावधान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विशेष प्रावधान, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है इसके लिए। तो वो क्या प्रोविज़न है, देखिए हमारे पास एक प्रोविज़न ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसको तय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसको लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। अगर आपको ये देखना हो तो ये 110 के 3 यानी कि आर्टिकल 110 के क्लोज 3 में ये चीज़ें दी गई हैं। इसमें लिखा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उनको तय करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है, लोकसभा स्पीकर को है। और हमने आपको बताया भी था कि भी वित्त विधेयक के धन विधेयक के बारे में जो है लोकसभा को ज़्यादा शक्ति है, तो वो जो है यही पॉइंट था। तो देखिए लोकसभा स्पीकर तय कर देंगे, लोकसभा अध्यक्ष तय कर देंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और उनकी ये शक्ति जो है, यानी कि उनके इस धन विधेयक बताने के जो मतलब शक्ति है उनकी, किसी विधेयक को धन विधेयक बताने की, तो इस शक्ति को जो है न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ये शक्ति नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भी ये अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को ही है और हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए और ये जो विधेयक है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो लोकसभा में, ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में ये जाएगा, कैसे जाएगा वो समझेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। एक इसका तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति इस पर अनुमति देते हैं पहले, तभी ये पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप इनको ध्यान रखिए। ये जो है वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आप जो है इनको सोल्व कर सकें। तो धन विधेयक के बारे में लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है इसको। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये विधेयक जो है सरकारी विधेयक होता है, और हम आपको बता चुके हैं कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी विधेयक का मतलब है कि इनको सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकते हैं, और वो भी लोकसभा में, क्योंकि ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। प्राइवेट विधेयक नहीं होता, सिर्फ सरकारी विधेयक होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये समझ गए आप, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है इसको पेश करने के लिए। सरकारी विधेयक होता है यानी कि इसको सिर्फ मंत्री ही पेश करते हैं। देखिए स्पेशल प्रोविज़न है, इसके विशेष प्रावधान है, ये ध्यान रखने होंगे। देखिए अब इसमें राज्यसभा की क्या स्थिति है इस विधेयक को लेकर। लोकसभा में तो पता चल गया कि लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। देखिए राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं इसमें। देखिए जैसे ही ये विधेयक जो है लोकसभा से पास हो गया तो ये राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी कानून जो है, कोई भी विधेयक जो है, तीनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से गुजरेगा तभी वो एक्ट बनेगा, इनके कानून बनेगा। पहले वो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में, उसके बाद दूसरे सदन में, कोई सा भी सदन हो सकता है वो। पहले लोकसभा में गया तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाकर वो कानून कंप्लीट होगा। तो अब लोकसभा को तो पता लग गया कि शुरू में लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अब आई राज्यसभा की बारी, तो राज्यसभा के पास जैसे ही ये जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा क्या कर सकती है, अगर राज्यसभा ने इस विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाया तो ये विधेयक जो है पास मान लिया जाएगा लोकसभा से ही, और लोकसभा इसको सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देगी, और राष्ट्रपति इसको मना कर ही नहीं सकते, वापस लौटा ही नहीं सकते, उनको वापस लौटाने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमति दे दी है इसमें, तो वापस क्यों लौटाएंगे वो, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसको अनुमति दे देते हैं, तो और ये जो है एक्ट बन जाता है। देखियो, तो अब 14 दिन का समय है, तो 14 दिन के अंदर वो उसे खारिज नहीं कर सकती, विधेयक को खारिज नहीं कर सकती, ये अधिकार नहीं है राज्यसभा को, और ना ही वो उसे अस्वीकार कर सकती है, मतलब अस्वीकार नहीं कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। और उसमें बस इसके पास क्या है, इसके पास एक शक्ति है, इसके पास ये शक्ति है, शक्ति का एक तरह से मतलब एक ये कर सकती है कि इस पर जो है कुछ संशोधन के साथ जो है लोकसभा को वापस कर सकती है। देखिए यहाँ पर समझिए, मैं आपको बोलकर ही बताता हूँ सारी चीज़ें, लिखना संभव नहीं होता। जैसे ही राज्यसभा में गया विधेयक, उसमें क्या करेंगे, संशोधन कर देंगे, और संशोधन जैसे ही करेंगे तो अगर संशोधन कर दिया तो संशोधन करके लोकसभा के पास भेजेंगे, और लोकसभा चाहे तो संशोधन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अगर लोकसभा ने संशोधन मान लिया तो ठीक है, तो भी पास माना जाएगा विधेयक, और अगर संसद ने जो हमारे पास ये है लोकसभा है, उसने अगर मतलब खारिज कर दिए इसके संशोधन, तो भी पास मान लिया जाएगा। यानी कि सारी शक्तियाँ इसमें लगभग जो है लोकसभा को ही है। राज्यसभा को 14 दिन का समय है, बस वो सिफारिश कर सकती है कि भी लो आप संशोधन कर दीजिए, इसमें करेंगे या नहीं वो उनकी इच्छा है। तो ये प्रावधान जो है राज्यसभा के बारे में है इसमें। अब अच्छा, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकती इसमें। देखिए इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रावधान होगा कैसे, प्रावधान संयुक्त बैठक का मतलब है जब दो सदनों में गतिरोध हो जाए, लेकिन यहाँ पर गतिरोध क्यों होगा, क्योंकि सारी शक्ति तो लोकसभा को ही है, राज्यसभा इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, तो गतिरोध होगा ही नहीं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती इसमें, इसका ये मतलब है। देखिए इसमें राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प हैं सिर्फ, वो इसे वापस तो लौटाएंगे नहीं, वापस का मतलब इसे मतलब एक तरह से चर्चा के लिए वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि उन्होंने ही अनुमति दी थी। वो क्या कर सकते हैं, इसको स्वीकार एक तो स्वीकार कर सकते हैं इसको, या फिर इसको पेंडिंग में डाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं वो। तो पेंडिंग में भी वो नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी अनुमति सी पेश हुआ, तो साधारण स्थिति में वो जो है इस पर जो है अनुमति ही दे देते हैं, तो विधेयक पास हो जाता है। ये है विधेयक के, इसी विधेयक के स्पेशल जो है प्रावधान। तो आप समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, 110 में इसकी चर्चा की गई है, और राज्यसभा के इसमें क्या मतलब अधिकार हैं, लोकसभा की क्या शक्तियाँ हैं, किस विधेयक को हम जो है धन विधेयक कहेंगे, ये भी आपने समझ लिया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, शायद समझ में आया होगा, बड़ा जटिल है ये टॉपिक, ठीक है, मुझको भी थोड़ा ऐसा ही लगता है, तो आपको भी समझने में समस्या आई होगी। तो आप इसको समझिए, पॉज कर करके देखिए वीडियो को,
और लिख कर समझिए ताकि आपको चीज़ समझ में आए। हमने ये पहला विधेयक पढ़ लिया है, उसके बाद हम वित्तीय विधेयक पढ़ेंगे और दोनों में रिलेशन भी देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो वित्तीय विधेयक पर होगा, यानी कि धन विधेयक के बाद जो वित्तीय विधेयक है जिसकी चर्चा आर्टिकल 117 में की गई है। तो ठीक है, अगली वीडियो के साथ या फिर अगले लेक्चर के साथ आपके सामने मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।